हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में शार्पनेस से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे थे और एसी सोर्स जो पावर डिलीवर्ड करता है, एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन निकालना, फॉर्मूला डिराइव करना सीखे थे। ठीक है, देखिए शार्पनेस जो था ना, वो थोड़ा सा एक लंबा पोर्शन हो गया था। याद होगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था। अब शार्पनेस कभी कभी जो है ना, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स के लिए पूछ दिया गया, 2 मार्क्स के लिए पूछ दिया गया। तो हम जवाब कैसे लिखें? अब इतना बड़ा डेरिवेशन है, तब तो हम लोग सिंपली ये बोल देते हैं, यह है क्वालिटी फैक्टर जितना ही ज़्यादा होगा, शार्पनेस उतना ही ज़्यादा होगा। या एलसीआर जब रेजोनेंट सर्किट हो तो रेजिस्टेंस जितना ही कम रखोगे, रेजिस्टेंस कम रखोगे तो शार्पनेस ज़्यादा होगा। यही तो हम लोग पढ़े थे। नहीं, याद करो, शार्पनेस का फाइनल फार्मूला क्या आया था? ओमेगा एल बाई आर आया था। ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर। ओमेगा नॉट जो है वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर माइंड से बाहर निकल गया हो तो। देखो, क्वालिटी फैक्टर को जो है ना, एक दूसरे तरह से भी डिफाइन किया जाता है। क्यू फैक्टर बोले तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। अक्सर जो है ना, एग्जाम में भी केवल लिख देता है व्हाट इज क्यू फैक्टर। तो बोलेंगे इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट देखो, सीरीज रेजोनेंट सर्किट मतलब याद करो, जब रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते। जाहिर है एसी सोर्स का जो ईएमएफ है वी नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल। तो रेजोनेंट सर्किट इसको कब बोलते थे? तो जब 1 बाई ओमेगा सी इक्वल हो जाए ओमेगा इंटू एल के, मतलब कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक, तो रेजोनेंट सर्किट में द रेशियो ऑफ, या ऐसे बोलो द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर is defined as Q फैक्टर। देखो, ये शॉर्ट मेथड है। मेन मेथड जो है ना, पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुके। तो क्वालिटी फैक्टर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो अक्रॉस कैपेसिटर निकालेंगे तो आई आर एम एस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाई ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एक कैपेसिटर जो है एक रेजिस्टेंस जैसा रोल प्ले करने लगता है और उसका रेजिस्टेंस कितने के इक्वल होता है? 1 बाई ओमेगा सी। वैसे ही आई आर एम एस नीचे में लिखना है। देखो लिखा हुआ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर देखो, या अक्रॉस इंडक्टर देखो, डिवाइड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स। और ये याद रखना है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कर दो, यानी ओमेगा नॉट का वैल्यू तो जान ही रहे 1 बाई
रूट LC होगा, यहाँ से निकालेंगे तो यही रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो इसको सॉल्व करके तो IRMS तो कैंसिल हो गया, 1/ω0C डिवाइडेड बाई R, सॉरी ω0C तो नीचे ही ना है तो इंटू R हो गया। देखो तो ω0 कितना हुआ जी, 1/√LC C इंटू R, ये कितना आया तो 1/R। देखो √LC को ऊपर ले जाएंगे, देख लो बढ़िया से, क्या ऐसा आया क्या, देख रहे हो, क्वालिटी फैक्टर आ गया 1/R √L/C। अब देखो दूसरा डिफिनीशन इसका है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर देखो तो IRMS इंटू ω0L अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड करो IRMS अक्रॉस रेजिस्टर, और इसको भी सॉल्व करके देखो। ω0 का वैल्यू रखो जी, ω0 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे रख दे रहे हैं, ω0 का वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, तो ω0 है 1/√LC इंटू L डिवाइडेड बाई R। देखो तो 1/R L/C वही आ गया कि नहीं, जो इसमें आया वही इसमें आया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में इसको डिफाइन कर लेते हैं। और ये देखना पहले के भी हम लोगों का जो रिजल्ट आया था उसमें क्वालिटी फैक्टर यही आया था। हाँ, उसमें अंतर यही था कि हम लोग IRMS कैंसिल करा दिए थे, ω0L/R, ω0 का वैल्यू पुट नहीं किए थे, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जवाब। यानी क्वालिटी फैक्टर जो है वो तीनों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, और हायर द क्वालिटी फैक्टर हायर विल बी द शार्पनेस, जो कर्व बनता है ना उतना ही जो है बेटर होगा। तो बोलेंगे हायर द क्वालिटी फैक्टर हायर विल बी द शार्पनेस। चलिए ये तो हम लोग सीख। देखिए वैसे न्यूमेरिकल में चौक कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी कंटेंट में चौक कॉइल को थियोरेटिकली कहीं लिखा नहीं है। फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग LC ऑसिलेशन को पढ़ेंगे आज के क्लास में, और लास्ट में एक ट्रांसफार्मर टॉपिक है। देखो अब अभी के टाइम में भले वो सिलेबस में कोई चेंजिंग भी किया गया हो कि ये पार्ट पढ़ो ये नहीं पढ़ो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पढ़ना रहता है, इसलिए मैं सब कुछ को पढ़ा दे रहा हूँ। उसके कारण थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट करें। तो हम लोग चौक कॉइल को पढ़ते हैं। जैसे सुनते हैं ना कि मरकरी में चौक कनेक्टेड है, चौक लगा हुआ, तो ये चौक कॉइल है क्या? देखो सही मायने में चौक कॉइल जो है ना एक ऐसा कॉइल होता है जिसका लार्ज इंडक्टेंस होता है और स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो चौक कॉइल का काम ये होता है कि मरकरी ट्यूब के अक्रॉस वोल्टेज को रिड्यूस करना, घटाना। अगर मरकरी ट्यूब को डायरेक्ट हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का होता है, तो वो ट्यूब डैमेज हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं, इट इज अ कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस एंड ए स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक ना, जिसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। इट इज यूज्ड इन मरकरी ट्यूब।
ठीक है। इफ ट्यूब इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू AC source of 220 volt 50 hertz, it will be damaged. और डैमेज होने से कैसे बोलेंगे? टू रिड्यूस द वोल्टेज across the tube, we connect chalk coil in series with the tube. चलिए, ट्यूब के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसका कंसेप्चुअल पार्ट, मैथमेटिकल पोर्शन को देखते हैं। देखो जी, इसमें लार्ज इंडक्टेंस होता है और स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, यानी समझो इसका रेजिस्टेंस न के बराबर है मरकरी ट्यूब का रेजिस्टेंस। इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया AC सोर्स। AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया इसको। अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर देखें तो IRMS इंटू R, ठीक ना, IRMS इंटू R। तो IRMS कैसे निकालें? तो ये कौन सर्किट है जी? LR सर्किट ना हो गया। LR सर्किट में याद करो, सीखे थे ना इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। पूछा जाए पीक करंट क्या होगा, तो पीक वोल्टेज बाई जेड R स्क्वायर ओमेगा L होल स्क्वायर। ये तो पीक करंट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस या उसको RMS पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी मरकरी ट्यूब, समझो यही मरकरी ट्यूब है और एक इंडक्टर कॉइल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जब इसको देखते हैं डायग्राम में तो कैसे रहता है, यहाँ चौक कॉइल लगा हुआ है और नीचे में एक मरकरी ट्यूब लगा हुआ रहता है। ऐसा ना रहता है, लेकिन वाकई में दोनों सीरीज में कनेक्टेड होता है। जैसे इसमें जो वायर रहता है ना, वो दोनों साइड नहीं गया हुआ रहता है, ऐसे जाके रहता है, इधर से अलग कनेक्टेड होता है। चौक कॉइल जो है सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक, चलो ये समझो चौक कॉइल है, ऐसा ही ना बना हुआ रहता है डिजाइन। तो चौक कॉइल समझो कि लार्ज इंडक्टेंस का कॉइल है, इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस न के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर अगर देखें, ऐसे भी एक बात जानना, अगर RMS वर्ड नहीं भी बोले ना तो अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस जब वर्ड बोला जाता है तो समझा जाता है RMS पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। वैसे इंस्टेंटेनियस तो जानते ही हो, वो बदलते रहता है। वोल्टेज तो सही मायने में ऑल टाइम बदलते रहता है, करंट बदलते रहता है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो IRMS इंटू R। IRMS क्या हो गया? I0 बाई √2 इंटू R। अब बोलो I0 क्या लिख दें? तो I0 हो गया V0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ओमेगा L होल स्क्वायर
इंटू आर। थोड़ा बढ़िया से देखो तो ये वी नॉट बाई रूट टू, अरे तो वी नॉट बाई रूट टू को हम लोग एक तरह से इसका आरएमएस ईएमएफ ना हो गया, थोड़ा ऐसा समझो, इसी को मान लो V इजकल टू वी नॉट ना लिख करके E इजकल टू ई नॉट अगर लिखे रहते, देखना ध्यान से, तो यहाँ भी पीक करंट में हो जाता ई नॉट बाई जेड, ठीक ना। वी नॉट की जगह क्या लिखे, ई नॉट, तो ई नॉट बाई रूट टू को हम लोग ई आर एम एस ना बोलेंगे, यानी सोचो तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस रेजिस्टर निकाले, यानी कि इस मरकरी ट्यूब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो आया कितना, तो R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ओमेगा एल होल स्क्वायर, ई नॉट बाई रूट टू को हम लोग बोल दिए ई आर एम एस। सोचो अगर इंडक्टर नहीं होता, थोड़ा सोचो, ये नहीं होता, तो अगर ये नहीं होता तो इसका जितना भी वोल्टेज था इसी को ना मिलता, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछता आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सीधे बोल देते ई नॉट बाई रूट टू, कारण कि आरएमएस वैल्यू तो यही हो जाता। और ऐसे भी यहाँ देखो ना, एल के जगह जीरो रख के देखो क्या आ रहा, यहीं पे रखो ना, एल के जगह जीरो रख दो, तो एल के जगह जीरो लिखोगे तो ये तो जीरो हो गया, और आर आर कैंसिल, ई नॉट बाई रूट टू, यानी ई आरएमएस हो गया कि नहीं। मतलब कि अगर ये इंडक्टर नहीं होगा और मान लो अगर ये 220 वोल्ट का एसी सोर्स है, तो 220 वोल्ट के एसी सोर्स का मतलब क्या होता, तो 220 वोल्ट के एसी सोर्स का मतलब होता है कि उसका आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, वो तो फ्लैक्चुएट करते रहता है, एसी वोल्टेज तो कभी फिक्स होता नहीं है, मतलब उसका एक एवरेज जो वैल्यू निकाले वो 220 है। यानी अगर मरकरी ट्यूब को हम डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये 220 वोल्ट के लिए बना ही नहीं होता, तो ये तो डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज होने से बचाने के लिए इसको लगाएं। और अगर ये देख लो एल के जगह जीरो होने पे भी आरएमएस ई आरएमएस के इक्वल हो जा रहा है, लेकिन एल को रहने से क्या हुआ, थोड़ा देखो तो ये जो टर्म है ये टर्म 1 से बड़ा है कि छोटा है, थोड़ा बताओ सोच के। तो ऊपर में आर है, नीचे में तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये तो आर से बड़ा, यानी 1 से ही कम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस कर गया ना, घट गया ना इतना फैक्टर से, यानी बोलेंगे कि वी आरएमएस जो है वो लेस देन है ई आरएमएस। वी आरएमएस ई आरएमएस से छोटा है ना, तो इतना टाइम से घट गया है ना। अगर मान लो इसका वैल्यू आ गया 0.5 यानी हाफ हो गया ना, अगर ई आरएमएस है 220 वोल्ट और इसका वैल्यू 1/2 आया तो 110 वोल्ट हो गया कि नहीं। यानी बोलेंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ chalk coil potential difference across the tube is reduced by a factor of R divided by under root R square omega L whole। इतना टाइम से जो है ना वो रिड्यूस कर गया, घट गया। तो चलिए ये तो बात आप समझे। अब अगर कोई ये पूछे कि अच्छा आपको वोल्टेज यहाँ घटाना ही था तो इंडक्टर कॉइल काहे के लिए जोड़े, वो रेजिस्टेंस ही जोड़ देते, कुछ वोल्टेज ले लेता, कुछ है अपने आप इसका वोल्टेज घट जाता और डैमेज होने से बच भी जाता। तो आखिर आप इंडक्टर कॉइल काहे लेते हैं, तो बोलेंगे देखो इंडक्टर कॉइल जो है ना
पिछले क्लास में पढ़े थे, पावर कंज्यूम नहीं करता है लेकिन रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी वोल्टेज इसका कुछ ले लिया, शेयर कर लिया। अगर ये 220 वोल्ट है तो मान लो इसको 110 मिला, इसको 110 ही ले लिया, वोल्टेज कंज्यूम कर लिया लेकिन कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए मरकरी ट्यूब में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर यही यहाँ रेजिस्टर लगा देंगे ना तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है। और हम लोग मरकरी जलाते हैं काहे के लिए? लाइट आने के लिए, कि रूम को गर्म करने के लिए। तो जाहिर है हम लोग लाइट के लिए करते हैं। तो आगे लिख भी देंगे कि इंडक्टर कॉइल में मेन एडवांटेज इसका ये है, मतलब चौक कॉइल का मेन एडवांटेज ये है कि ये ज़रूरत पड़ने पे रेजिस्टेंस का तो काम कर देता है, यानी वोल्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन ये कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। इस कारण से स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, जो भी मरकरी ट्यूब के क्रॉस ही, इसके कारण जो न के बराबर हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक ना? तो पहले इसको लिख लें तो उसको भी मेंशन। तो देखिए चौक कॉइल का एडवांटेज क्या है, इसको लिख दिए हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ चौक कॉइल टू रिड्यूस द वोल्टेज इज दैट एन इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम पावर। इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो मेन एडवांटेज यही है। हैंस वी डू नॉट लूज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक ना? मतलब कि अगर इंडक्टर के जगह रेजिस्टर हम लगा देते वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए, तो हमारा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडक्टर के जगह रेजिस्टर कनेक्ट करें तो क्या इफेक्ट होगा, तो देखो उसका भी आंसर लिख दिए हैं। इफ वी कनेक्ट एन एडिशनल रेजिस्टर इन सीरीज विद द ट्यूब टू रिड्यूस द वोल्टेज, पावर विल बी लॉस्ट इन हीटिंग दिस एडिशनल रेजिस्टर, है ना। तो चलिए अगर कोई एग्जाम में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो इसको भी लिख लेंगे कि चौक कॉइल का एडवांटेज क्या है। वैसे मेनली न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम लोग का इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसको नोट कर लें। आइए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एलसी ओसिलेशन। पूछा जाए एलसी ओसिलेशन क्या है, तो देखो जब कोई चार्ज कैपेसिटर को, ठीक ना, मान लो यहाँ Q है, यहाँ माइनस Q है, चार्ज कैपेसिटर, और इसको किसी इंडक्टर से कनेक्ट कर दो, आइडियल इंडक्टर, इसमें रेजिस्टेंस को 0 मान करके चलो, तब होता क्या है कि अभी तो इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है ½Q²/C, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आप पढ़े हुए हैं, और इंडक्टर का एनर्जी होता है ½LI²। तो अभी तो करंट 0 है, चार्ज कैपेसिटर को जस्ट अभी कनेक्ट किए, तो टाइम 0 पे जो भी एनर्जी है वो इसके पास है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब इसको इंडक्टर से आप कनेक्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो, ठीक ना, ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। ध्यान से सुनो, जब चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इसमें करंट बढ़ते जाता है, यानी कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो कम होते जा रहा है, ½ Q²/C कम होते जा रहा है, और इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ते जा रहा है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर के थ्रू करंट जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। तो सोचो, अब कोई पूछे, ये स्टार्ट का बात था, टाइम 0 पर, टाइम 0 पर अगर बात करो तो जो भी एनर्जी था वो किसके पास था? तो इस कैपेसिटर के पास था। कितना? ½ Q²/C। लेकिन कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर का एनर्जी 0 हो गया और इंडक्टर में एनर्जी हो गया
हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। थोड़ा समझना, पहले इंडक्टर में एनर्जी जीरो था, स्टार्ट में कोई करंट नहीं था। चार्ज कैपेसिटर को जब कनेक्ट किए तो स्टार्ट में करंट नहीं था, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद इसके थ्रू करंट मैक्सिमम, मतलब कुछ टाइम के बाद जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो करंट इसमें मैक्सिमम हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। अब देखो, जैसे ही ये फुली डिस्चार्ज होता है ना, तो अब इस करंट को सपोर्ट करना वो बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई चार्ज है ही नहीं। तब ये जो करंट है बढ़ने के बजाय घटना शुरू होता है। देखो, अभी तक ये बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, लेकिन अब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, तो अब ये करंट जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये कैपेसिटर, तो ये करंट का वैल्यू घटना चाहता है, ठीक ना। सपोर्ट खत्म हो गया तो घटने लगेगा, और करंट जब घटेगा तो जानते हो ना, इंडक्टर में ऐसा ईएमएफ डेवलप होगा जो इस करंट को घटने से रोकना चाहेगा। इंडक्टर कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होता है -LdI/dt, वो ईएमएफ क्या करता है, करंट बढ़ रहा हो तो उसको विरोध करता है और घट रहा तो उसको सपोर्ट करता है। यानी कि आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जब ये इसका चार्ज जीरो हो गया और इसमें करंट मैक्सिमम हो गया, तो करंट जैसे ही घटना चाहता है इसमें ऐसा ईएमएफ डेवलप होता है, यानी समझो इसमें ऐसा एक तरह से बैटरी बनता है जो इस करंट को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि घटेगा तो सपोर्ट करने वाला ईएमएफ डेवलप होगा। तो सोचो, अब यही ईएमएफ फिर से कैपेसिटर को क्या करता है, चार्ज कर देता है। देख लो, ऐसा हम ये बैटरी जो बना है ना, ये बस ये कल्पना की है मैंने, समझो ऐसा एक बैटरी इसमें बन गया जो इसको सपोर्ट करने वाला है। जानते हो ना, बैटरी भी करंट किधर से किधर देना चाहता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको सपोर्ट करने वाला हो गया। तो अब क्या देखोगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। मान लो स्टार्ट में चार्ज Q0 था, तो कुछ टाइम के बाद क्या देखा कि यहाँ Q0 हो गया, मतलब कि यही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कैपेसिटर को फिर से चार्ज कर दिया और इसका करंट जो है घटते घटते जीरो हो गया। यानी करंट जीरो हो गया, यानी इंडक्टर का एनर्जी जीरो हो गया और कैपेसिटर का एनर्जी फिर से अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा देखना। ये वाला जो स्टेट था उसमें इधर Q0 था, इधर -Q0 था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, क्योंकि ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ उसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर दिखाई, निगेटिव इधर दिखाई, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला ना चाहिए था। बोलो, इसको सपोर्ट करने वाला मुझे चाहिए था ईएमएफ, तो सपोर्ट करने वाला ईएमएफ तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। बैटरी हम इसी तरह का बनाएंगे तब न इस करंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चलो जी, अब ये कैपेसिटर इस पोजीशन में पहुंच गया, यानी फिर से एक तरह से इसी पोजीशन में पहुंच गया। करंट जीरो हो गया, जैसे इसमें करंट जीरो था और कैपेसिटर अपना फुली चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था, जो भी इनिशियली जो चार्ज था वही मैक्सिमम चार्ज है उसका। लेकिन अब अरेंजमेंट केवल इतना ही हुआ कि इधर -Q0 इधर +Q0। अब समझो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, जैसे यहाँ Q0 था, यहाँ -Q0 था, तो करंट का फ्लो हुआ और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में बदल दिया। फिर इंड्यूस ईएमएफ फिर से इसको चार्ज कर दिया और इसका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिर से बदल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में। अब फिर से यही चार्ज कैपेसिटर जो है क्या करेगा, अब करंट देगा ऐसे ना। देखो, करंट जैसे इसमें -Q0 था, +Q0 था, ऐसे करंट दिखाए थे। अब कि -Q0 इधर +Q, तो करंट ऐसे देगा और फिर जो है इस करंट को तब तक सपोर्ट करेगा, बढ़ाते जाएगा जब तक कि ये फुली डिस्चार्ज ना हो जाए। तो फुली डिस्चार्ज होते ही कैपेसिटर का एनर्जी क्या हो गया, जीरो, और इंडक्टर का एनर्जी क्या हो गया, ½ L/I0²। ½ L/I0², यानी कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
देख लो फिर से कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंडक्टर का एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। लेकिन अब की करंट इसमें इधर है। अब सोचो जैसे ही सपोर्ट गायब हो गया, मतलब ये फुली डिस्चार्ज हो गया, तो करंट तो घटने लगेगा, और करंट घटेगा तो इस इंडक्टर में ऐसा ईएमएफ डेवलप होगा जो फिर से इसको सपोर्ट करना चाहेगा, घटने से रोकना चाहेगा। तो देखो, तो अब की जो बैटरी हम बनाए हैं इससे अलग बनाए हैं कि नहीं। तो अब जो हम लोग दिखाएंगे, समझना बात को, समझो, ध्यान से देखना। अब जो हम लोग दिखाएंगे यही बैटरी इसको फिर से चार्ज करेगा। और अब देखो ये जो है डायग्राम बना, इंडक्टर का जो है एनर्जी अब 0 हो गया, करंट घट के 0 हो गया। यही इंड्यूस ईएमएफ कैपेसिटर को फिर से चार्ज कर दिया, और यहाँ हो गया Q0 और यहाँ हो गया -Q0। ठीक, तो कैपेसिटर का एनर्जी हो गया हाफ Q0 स्क्वायर बाई C, और इंडक्टर का एनर्जी क्या हो गया 0। ठीक ना, इंडक्टर का एनर्जी हो गया 0। देखो फिर से इसी स्टेज में पहुंच गया क्या। तो जो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ था फिर रिपीट होकर के यहां तक आएगा, फिर वही प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा, फिर बार बार यही होते रहेगा। ठीक ना, यानी कि इस केस में क्या हुआ, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में बदला, फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना। एक साइकिल कंप्लीट होने में क्या हुआ, देखो यहाँ पर जैसे पहले Q0 चार्ज था, फिर क्या हो गया 0 चार्ज, फिर क्या हुआ -Q0, फिर हुआ 0, फिर हो गया +Q0। थोड़ा सा देखो तो याद करो, तो SHM पढ़ा होगा, जैसे ये है +A एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये माइनस है, और इसको x0 बोलते हैं मीन पोजीशन को। थोड़ा देखना, यहाँ से चलो x है +A, 0 -A, 0 +A, तो वैसे ही Q0 0 -Q0 0 +Q0, बस। मतलब वैसे ही इस जैसे ये ओसिलेट करता है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वही चीज़, वैसा ही कुछ ओसिलेशन इसमें भी हो रहा है क्या। वैल्यू वैसे ही ना चार्ज का बदल रहा है। यानी हम लोग ये सीखे कि जब कोई चार्ज कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर यानी रेजिस्टेंस लेस इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक, और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टाइम तक। इसी फिनोमिनन का नाम है एलसी ओसिलेशन। अब सोचो, जैसे हम लोग यहाँ से चले और फिर यहीं पहुँचे, तो इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं ना। तो अगर मान लो एक टाइम पीरियड है 8 सेकेंड का, तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो वैसे ही यहाँ ये है टाइम 0 पर एट t=0, और ये फाइनल हो गया एट t=T। कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। T जो है ना वो टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। तो देखो तो कितना स्टेप है, 1 2 3 4। तो वैसे ही बोलेंगे कि यहाँ टाइम 0 और टोटल टाइम लग रहा है T, तो यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा एट t=T/4। नहीं, जैसे टोटल टाइम पीरियड अगर कैपिटल T हो तो यहाँ से यहाँ T/4, फिर ये 2T/4 हो जाएगा। मतलब ये जो टाइम हो गया t=2T/4 यानी कि T/2, ये हाफ टाइम पीरियड के बाद ये ऐसा रहा। तो देख लो यहाँ भी जैसे ये था T/4 के बाद 0 और 2T/4 यानी T/2 के बाद माइनस है, तो यहाँ -Q0। फिर ये जो है किस टाइम पर है, तो बोलेंगे 3T/4, और ये किस टाइम पर है, तो 4 × T/4। कारण के देखो
T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, तो 4 इंटू T/4 यानी T है ना। तो एक अब यही प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू होते रहेगा। इस फिनोमिनन का नाम है एलसी ऑसिलेशन। लेकिन ये तो हम समझने के लिए बताए। देखो शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कोई फिगर वगैरह नहीं बनाए, सीधे बोल देते हैं व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिक करंट टू द इंडक्टर एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इंडक्टर चार्जेस द कैपेसिटर अगेन and this process is continued for long time. Thus electric field energy of capacitor and magnetic field energy of oscillator converts into each other for a long time period and it is known as LC oscillation. मतलब कि हम लोग चाहें तो इस सारे बात को हटा करके 5 लाइन लिख देंगे और उसी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि एलसी ऑसिलेशन क्या है डिफिनीशन वाइज। लेकिन देखो हर चीज़ को समझना पड़ता हमको कंसेप्चुअली। अब इतना तो हम समझ गए कि यहां अगर Q0 चार्ज है, कोई पूछेगा कि यहां पर अगर Q0 चार्ज है तो एक टाइम पीरियड के बाद यहां पर कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे Q0 ही होगा। कहेगा कि टाइम पीरियड के हाफ के बाद क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ -Q0 होगा, मतलब यहाँ -Q0 हो जाए। T/4 पर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कोई ये कहेगा कि हर बार T/4 पर कोई पूछेगा, T/8 पर पूछ दे तो, बीच के टाइम पे पूछ दे तो बोलेंगे कि अगर बीच के टाइम पे पूछ देगा तब उस केस में हम लोग इक्वेशन डेराइव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पहले तो ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम में अगर मान लो 2 मार्क्स के लिए आ जाए, 3 मार्क्स के लिए आ जाए, तब कैसे लिखेंगे, और फिर इसी में एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए कि ये लिख लें। ये सब पॉइंट जो है एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब जैसे मान लो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में, एलसी ऑसिलेशन क्या है, और मैथमेटिकल प्रूफ ना देकर के हम केवल जो है थियोरेटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तब कैसे करें। तो देखो लिखेंगे क्या, पहले तो बेहतर है एक डायग्राम बना दिए कि इस पर जो है +Q0 चार्ज है, -Q0 चार्ज है। इसको जो है ना एक आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट कर दिए और लिखेंगे कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर is connected to an ideal inductor capacitor gets discharged by sending इलेक्ट्रिक करंट टू द इंडक्टर, ठीक ना। जब हम लोग के पास चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक करंट सेंड किसको करता है, इंडक्टर में। अब सोचो इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसी में लिख दे रहे हैं, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर चार्जेस द कैपेसिटर अगेन, फिर से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको चार्ज कर देता है। तो इस तरह से बोलेंगे कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, या बोल सकते हैं 10 एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी
मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, बोलेंगे दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। ज़्यादा अब करने की जरूरत नहीं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। तो चलिए हम लोग एलसी ऑसिलेशन तो पढ़ लिए, समझ गए, चलिए नोट कर लिया। अब हम लोग इसी एलसी ऑसिलेशन को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, खास करके जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत उसको फिर से एक्सप्लेन करके और आते हैं एलसी ऑसिलेशन को कैसे मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है। इस पे ध्यान से देखें, याद करें आप एसएचएम में क्या बोलते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलते थे कि जो एक्सेलरेशन है यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स होना चाहिए, ठीक ना। ये एक्सेलरेशन हो गया। डबल डिफरेंशिएशन एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स, और जब ऐसा रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि तब ये जो x है वो एसएचएम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को ये फॉलो करता है। और उसमें हम लोग x का फॉर्मूला पढ़े थे a sin ओमेगा t प्लस सी, जहाँ c को फेज कांस्टेंट बोलते थे, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a को एम्पलीट्यूड बोलते थे, ठीक ना। थोड़ा याद दिला रहे हैं, एसएचएम जो पढ़ते क्योंकि उसका ज़रूरत है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नहीं समझे रहेंगे तो फिर एक्सप्लेन करने में नहीं बनेगा। तो हम लोग पढ़े थे कि एक्सलेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स हो, तब x का जो वैल्यू है, कभी x 0 है तो x प्लस a है, तो फिर वापस x 0, x माइनस से, मतलब कि तब ये एसएचएम के इक्वेशन को फॉलो करता है, ऐसा इक्वेशन को फॉलो करता है x, ठीक ना। ऐसा जब भी लिखा हुआ रहे तो, और याद कीजिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर एसएचएम में लिखते थे, और ओमेगा का मतलब हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, यानी इस अगर ये वाला टर्म ओमेगा मालूम हो जाए तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक ना। शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, मतलब अगर ऐसा इक्वेशन जब भी आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ जो लिखा हुआ है x, वो x का जो वैल्यू है वो कभी प्लस से 0, माइनस से 0, प्लस से 0, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ऐसे ही जो है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। देखो जी एक बात और याद करो, एसएचएम में सिखाए थे कि अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करो, यानी जब टाइम 0 और x 0 हो तब फेज का वैल्यू 0 होता है। वहाँ हम लोग सीखे थे when t इक्वल टू 0, अगर x 0 यानी मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करो तो c 0 होता है, तब यही इक्वेशन a sin ओमेगा t हो जाता है। यानी अगर स्टार्ट में x 0 है तो इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। देखो टाइम के जगह 0 रखो, x हो जाएगा 0, टाइम बढ़ाते जाओगे x बढ़ते जाएगा, x का वैल्यू इसी के बीच वेरी करेगा। अब देखो जब यहां से स्टार्ट हो when t इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट यहां से होता है और x का वैल्यू अगर प्लस a होता है, तब हम लोग पढ़े थे कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने पर फेज कांस्टेंट पाई बाई 2 होता है, तो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो, तो ये a कॉस ओमेगा टी हो गया क्या, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी।
या मतलब स्टार्ट अगर यहाँ से हो, स्टार्ट में x का वैल्यू अगर a हो तब इसका इक्वेशन लिखना हो तो a cos ओमेगा t लिखते हैं, और अगर स्टार्ट में x 0 हो और तब एसएचएम का इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग a sin ओमेगा t लिखते हैं। खैर ये सब काम एसएचएम में हम लोग किए थे। अगर मान लो स्टार्ट यहाँ से करें तब क्या करेंगे, वो सब के लिए अलग अलग फेज बतलाए थे, लेकिन अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि मुझे काम करना है एलसी ओसिलेशन पे। हमको पता करना है कि जब चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो जो एलसी ओसिलेशन होता है, एक ओसिलेशन में कितना टाइम लगता है और वो टाइम का वैल्यू कैसे निकाले, टाइम पीरियड निकालें कैसे। तो देखो जी, मान लो ये चार्ज कैपेसिटर है, यहाँ क्यू नॉट चार्ज, यहाँ माइनस क्यू नॉट चार्ज, मान लो यहाँ स्विच लगा हुआ है और एक इंडक्टर है। अभी जो है इनिशियल पोजीशन यही, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। चलो स्विच को क्लोज किया। सपोज आफ्टर टाइम t चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज Q, तो ये Q माइनस Q, देखना मान लेते हैं करंट इसमें I, देखो एक बात बतलाओ, ये चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो जाहिर है चार्ज तो घट रहा है, डिस्चार्ज होते जा रहा है ना। तो चार्ज जब घटता है ना तो I हम लोग लिखते हैं माइनस dq बाई dt को, चार्ज बढ़ रहा हो तो प्लस dq बाई dt लिखते हैं। सोचो तो इसमें अगर इक्वेशन लिखे तो इसका पोटेंशियल तो q बाई सी, और इंडक्टर में तो EMF डेवलप होता है ना, करंट जो है बढ़ते जा रहा है, तो इसमें EMF कितना डेवलप होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही ना EMF डेवलप होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक ना। कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो नेट EMF इतना हो गया Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। होता तो है नेट EMF I इंटू आर, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो I इंटू 0 तो 0 हो गया। तो एल डी आई बाई डी टी, देखना एल डी आई बाई डी टी क्यू बाई सी, डी आई बाई डी टी 1 बाई एल सी क्यू। और आई को क्या लिखना है जी, बोलो ना। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई को लिखना है माइनस डी क्यू बाई डी टी, बाई डी टी 1 बाई एल सी क्यू। थोड़ा सोचो तो, एक तरह से इसी को ना दो बार ना डिफ्रेंसिएशन हो गया, माइनस को उधर लेकर के चले जा रहे हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यानी इसका डबल डिफ्रेंसिएशन हो गया। जैसे x का डिफ्रेंसिएशन एक बार किए तो डी एक्स बाई डी टी, और दो बार किए तो डबल डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक। अब जो है इक्वल किसके, -1 बाई एल सी क्यू। बढ़िया से इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है क्या। यहां x है तो यहां q है, यहां ओमेगा स्क्वायर है तो यहां 1 बाई एल सी है, एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x और यहाँ x, तो देखो यहाँ भी
यहाँ Q तो यहाँ भी Q। मतलब कि ये इक्वेशन ये बता रहा है कि चार्ज का जो वैल्यू है ना वो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, चार्ज का जो वैल्यू है वो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को फॉलो करेगा। बोलेंगे दिस इक्वेशन शोज द वैल्यू ऑफ चार्ज varies harmonically या varies as SHM लिख दे रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब चार्ज का जो है वैल्यू SHM के तरफ वेरी करेगा और तब हम लोग लिख सकते हैं we can write Q is equal to Q naught साइन ओमेगा टी प्लस सी। SHM का ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चार्ज इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा और इस केस में चूंकि स्टार्ट में टाइम जब 0 है तो चार्ज प्लस Q नॉट है। तो अभी जो बात बतलाए थे ना कि एक्सट्रीम से जब स्टार्ट होता है टाइम 0 और x प्लस से हो तब फेज कांस्टेंट के जगह क्या लिखते हैं, π/2। तो बोलेंगे क्या कि है t इक्वल टू 0 चार्ज Q नॉट है तब वहां C का वैल्यू π/2 होता है। तो इक्वेशन हो गया Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। बस अब देखो कोई पूछेगा, एक मिनट, एक साइन नहीं जी, यहाँ कॉस, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। यानी देखो जी आप कोई पूछे कि ओमेगा के जगह क्या लिखे, तो नया ओमेगा आप कहाँ से ला दिए, तो बोलेंगे देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना यही ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बोलो ओमेगा कितने के इक्वल, 1/√LC और ओमेगा इक्वल होता है 2π टाइम पीरियड 1/√LC। मतलब तो टाइम पीरियड अगर निकालें तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√LC और अगर फ्रीक्वेंसी निकालें 1/T करेंगे तो 1/2π 1/√LC। देख लो संजोग ऐसा है ना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी यही आता था। याद करो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 1/√LC ही होता था। ये संजोग है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हम लोग पढ़ते थे कि 1/ωc ओमेगा एल के इक्वल हो तो ओमेगा का वैल्यू निकालते थे तो यही ना आ जाता था। तो LC ओसिलेशन में जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC हुआ और टाइम पीरियड पूछे तो ये हो गया और फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये हो गया। अब चलो इस इक्वेशन का फायदा क्या है। कोई पूछेगा 1 सेकंड के बाद चार्ज बतलाओ, 1.5 सेकंड के बाद चार्ज बतलाओ, जब पूछो तब बतला देंगे। जैसे टाइम 0 तो चार्ज कितना, तो टाइम 0 रखो तो cos 0 1 तो चार्ज Q नॉट। टाइम के जगह T/4 करो, T/4 मतलब T/4, T मतलब टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड होता है 2π/ω, बाई 4 करोगे T/4 करोगे यानी 2π/ω में 4 से डिवाइड करोगे तो π/2 ओमेगा ना हो गया, तब π/2 ओमेगा। तो यहाँ π/2 ओमेगा रख के देखो तो क्या आ रहा है, तब π/2 ओमेगा रखोगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, cos π/2 0। तो ऐसे भी जान रहे हो कि इसका जो चार्ज है अभी Q नॉट है, एक T/4 के बाद 0, फिर अगला T/4 के बाद -Q नॉट, फिर अगला T/4 के बाद 0, फिर उसके अगला T/4 के बाद Q नॉट। ये तो जानते हो। मतलब कि हम लोगों को एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जो हमसे कभी भी कोई टाइम पूछे तो हम बता सकते हैं क्या नहीं। किसी भी मोमेंट पर अगर कोई चार्ज पूछे अलग अलग टाइम पर तो टाइम का वैल्यू पुट करते जाएंगे, चार्ज निकलते जाएगा, इसमें नया कुछ करना तो नहीं है। अब चलो अगर इसी में कोई पूछ देना कि ये तो बढ़िया है कि आप चार्ज का इक्वेशन निकाल लिए, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि करंट क्या होगा,
करंट कैसे निकालें, अलग अलग टाइम पे करंट क्या होगा। अगर तो जब चार्ज मालूम है कि किस तरह से वेरी कर रहा है तो उसी के रेट को हम लोग करंट बोलते हैं, नहीं dq/dt को ही ना करंट बोलते हैं। तो ठीक है, पहले तो आप इसको लिख लें। हाँ जी, तो Q इजकल टू Q0 cos ओमेगा t। अगर हम लोग dq/dt निकालते, ओमेगा बाहर आता, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, हालांकि हम लोग माइनस को इधर ला दिए, माइनस dq/dt Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस dq/dt को तो आई बोले हैं, आई इजकल टू Q0 इंटू ओमेगा, समझो I0 हो गया, पीक करेंट हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक ना, यहाँ पे याद रखना है I0 जो है Q0 इंटू ओमेगा को बोले यही मैक्सिमम करेंट। देखो एक इक्वेशन ऐसा भी आ गया कि अलग अलग टाइम पे करंट क्या होगा ये भी पता चल जाएगा कि नहीं। अब सोचो अगर कोई पूछे ना कि कैपेसिटर में एनर्जी क्या हुआ, तो बोलते हो ना कैपेसिटर का एनर्जी बाई हम तो जानते हैं हाफ Q²/c। तो ठीक है, हाफ Q²/c है, और Q का वैल्यू कितना है, Q0 cos ओमेगा, तो Q0² cos² ओमेगा t/c। अगर कहा जाए इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, तो हाफ L/I², तो हाफ L/I², I का वैल्यू कितना, I0 साइन ओमेगा टी, यानी I0² साइन² ओमेगा टी। देख लो जी, जिस समय कॉस मैक्सिमम होता है उस समय साइन जो है वो मिनिमम होता है, नहीं जैसे कॉस 0 1 होता है तो साइन 0 0 होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी ऑफ इंडक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, तो थोड़ा देखना, इधर टाइम को दिखा रहे हैं। तो कैपेसिटर का जो एनर्जी है टाइम 0, तो कॉस स्क्वायर है ना जी, कॉस 0 1 होता है और स्क्वायर है तो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका एनर्जी मैक्सिमम से स्टार्ट होकर देखो इस तरह से ऑसिलेट करे, ये नीचे नहीं जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। और चलो अगर इसका बात करें तो ये टाइम 0 तो साइन 0 0, ये भी स्क्वायर है, ये भी निगेटिव होने वाला नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये ओरिजिन से होगा। देखो इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, थोड़ा समझ। तो डार्क वाला जो लाइन है वो कैपेसिटर के एनर्जी को बतला रहा, डॉटेड लाइन इंडक्टर के एनर्जी को बतला रहा, ठीक ना। थोड़ा बढ़िया समझो, जिस समय कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम है इंडक्टर का 0, इंडक्टर का मैक्सिमम तो कैपेसिटर का 0, कैपेसिटर का मैक्सिमम इंडक्टर का 0 नहीं। तो इस तरह से ये ग्राफ बता रहा है कि एनर्जी जो है कैपेसिटर वाला इंडक्टर में, इंडक्टर वाला कैपेसिटर में कन्वर्ट होते रहेगा, और अलग अलग टाइम पे एनर्जी, चार्ज, करंट अब सब निकाल सकते हैं। तो इतना तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे और डेप्थ के न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज़रूरत तो पड़ ही सकता है। तो चलिए, ये तो हम लोग LC ऑसिलेशन सीखे, लास्ट में एक ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो एक बड़ा टॉपिक है, तो आज इतना ही सीखते हैं, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।